ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली नोटेशन फाई से देते हैं, ठीक है ना। और जो इसका डेफिनेशन है अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, मैं समझाता हूं, है ना। सपोज अपने को कोई एरिया है, कुछ भी ऐसा एरिया है, हाँ, एंड से कि ये दिस इज एरिया, कोई भी ऐसा, ये सीधा हो सकता है, ओवल हो सकता है, नहीं होता, फोल्ड कर सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी। एनीवे, अगर ये एरिया है एंड से कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। हम इतने बड़े एरिया का तो नहीं, मैं चाह रहा हूं कि आपको एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन का मैं बताता हूं कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम लोगों ने इतना ही एरिया को सिलेक्ट करा, एंड ऑफ कोर्स मैं इसको लिख रहा हूं जो भी हम लोग बोलना चाहें, ds, हाँ जी, या एरिया को DA भी लिख सकते हैं, S लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप जानते हैं हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये होता है हमारा एरिया वेक्टर, हाँ जी, जो कि एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, हाँ, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो जो हम एक स्मॉल पोर्शन के लिए d5 लिखते हैं, विच इज आता है E.ds, हाँ। अगर कंप्लीट के लिए लिखेंगे ऑफ कोर्स हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे और इसी को हम लोग फाई बोल देते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, क्या है लिखते हैं, हाँ जी। देखिए, अगर बात करा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया, हाँ जी, ठीक है ना। ये चीज बोला जाता है ना। डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें, ये तो न्यूमेरिकली ये चीज होती है। डेफिनेशन वाइज जो हमने लिख रखा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हाँ, डिफाइंड एज, हाँ जी, जो ये इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, it is surface integral of electric field, लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और उसी बात को जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है वो वही चीज ये लिखा हुआ है मैथमेटिकली, राइट ना। हम इसको कर देंगे कैलकुलेट तो हमें ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूमेरिकली ये चीज होता है, ठीक है ना। हाँ, ऑफ कोर्स अगर हम थोड़ी इसकी डिटेल की बात करेंगे, आप समझ ही चुके हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, हाँ जी। और अगर आप यूनिट का बात करोगे, खैर बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यूनिट का बात करेंगे तो ये फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं, बस तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, है ना, ये चीज। तो दिस इज यूनिट, हाँ ना। इसी को हम लोग गॉस बोल देते हैं, समझे। इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का
जो आपका यूनिट होता है, हाँ, ऐसा यूनिट विच इज नोन एज गॉस। ठीक है ना, बात आती है ना, तो ये चीज हम लोग लिख लेंगे। बात आती है कैलकुलेशन का, है ना। तो देखिए ऑफ कोर्स आई होप कि एरिया वेक्टर आप समझते हैं एरिया के परपेंडिकुलर होता है और ये इन सब चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ये हमारा है ठीक है, एरिया ए, और अगर ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ये जैसे अगर बात करें ये बोर्ड है तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप ये भी समझ में आना चाहिए कि जो हमारा एरिया वेक्टर है ये ऐसा है ना, ये एरिया वेक्टर है, हाँ, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप एरिया वेक्टर भी आपको समझ में आ रहा है कि यही तो हमारा एरिया वेक्टर है, ds है, बिल्कुल, और इन दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है 0 है, ठीक है ना। और अगर आप थीटा की बात करोगे तो ये 0 है, लिख सकते हैं, एंड दिस इंप्लाइज हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, क्या, फाई इज ई डॉट ds, हाँ जी ना। देखिए अब इंटीग्रेशन का मैटर और इन सब चीजों का आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है आप बाहर निकाल लो, समझ रहे हैं, ये ds पूरा एरिया का लिखेंगे E इंटू एस लिख लीजिए, और ये कब का है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, हाँ जी ना। ये आ गया E एस एंड कॉस थीटा। फिलहाल जो फ्लक्स दिख रहा है वो E है, एस ए दिया है एंड कॉस आपको 0 है, मतलब E इंटू ए आ गया, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ना। इसी तरीके से है ना, इस तरीके से अगर हम बात करें हैं कि ऐसा अगर हमारा आ जाए ये ठीक है, मतलब ये बोर्ड, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है ना, मतलब ये पैरेलल, समझे ना। अगर आप बात करेंगे तो एरिया वेक्टर आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए कि अब हमारा जो एरिया वेक्टर आ रहा है ये ऐसा आएगा। देखिए ड्रॉ करने में तो परपेंडिकुलर ना दिख रहा है, समझे, इन वेक्टर यूनिट वेक्टर, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज आपका परपेंडिकुलर है, हाँ, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है, तो एंगल 90 डिग्री आएगा, थीटा की वैल्यू कितना 90 हो गया, बिल्कुल, हाँ। और आप भी समझते हैं कि जो हम लोग फ्लक्स लिखते हैं वो ऑफ कोर्स E डॉट ds लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट मान लीजिए, सारा एरिया वेक्टर को अगर आप लिखोगे ये आ जाएगा, और वो E S एंड cos 90 यानी कि 0, हाँ जी, बिल्कुल ना, बात बिल्कुल सही है। ऐसा है कि बोर्ड के पैरेलल अगर आप जाएंगे, हाँ जी, तो ध्यान रखिए आपने बोर्ड को क्रॉस नहीं करा, पास नहीं करेंगे, एंड हमने बोला था क्या कि फ्लक्स का डेफिनेशन ही यही होता है कि न्यूमेरिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के पैरेलल है तो ऑफ कोर्स वो उससे क्रॉस तो नहीं कर रहा है, एनीवे बोलना अलग बात है, एंड दैट इज द वे ऑफ कैलकुलेशन, राइट। और हम ये काम कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग लिखते हैं, करते हैं, है ना,
एक एग्जांपल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a spherical surface of radius say r due to, या लिखते हैं corresponding to a charge Q, हाँ जी, corresponding to a charge Q placed at the center of a sphere. Okay? Now, देखिए सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें ना, हाँ जी, सॉल्यूशन का बात करा जाए तो देखिए सॉल्यूशन में सिंपल काम हम सब यही सब करने वाले हैं, ठीक है। और बात ऐसा बोल रहा है कि ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, हाँ जी बिल्कुल, और ये हमारा इसके सेंटर पर चार्ज Q रखा हुआ है एंड इसका रेडियस व्हाटएवर अपने को पता है, ठीक है ना। बात आती है कि इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है। तो हम लिखते हैं ना, देखिए अगर अपन बात करें कि ये तो हो गया, ये स्फेरिकल सरफेस है ना, आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखिए। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कंसिडर पॉजिटिव मानते हुए हम लिखते हैं, जब भी साइन ना दिया रहे आप पॉजिटिव मान के लिखा करो, है ना। दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ये भी जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो भी तो इधर ही होगा in unit cut, of course electric field भी radially outward, yes, and area vector भी of course वो क्या बोलेंगे सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब radially outward। तो ये जो हमारा एंगल आ रहा है वो कितना आ गया, 0। नॉट ओनली यहीं पर, आप कहीं पर भी लिखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इतना ही आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का ऑलवेज एंगल कितना आ रहा है, 0। नाउ बात आता है कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए लिखते हैं, तो फ्लक्स अगर हम लोग लिखेंगे, फ्लक्स अगर हम लोग लिख रहे हैं फाई, तो वो आएगा E डॉट ds। माइंड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नो डाउट आपका जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है, बट ऐसा है ना कि इसका जो मैग्नीट्यूड है kq/r², या इसको एक लाइन और मैं लिखता हूँ, E लिख लीजिए मैग्नीट्यूड, ds लिख लीजिए मैग्नीट्यूड, और हर जगह पर एंगल जो है आपका 0 है, हाँ जी, सभी जगहों पर एंगल जो है हमारा 0 है। तो हर ds के कॉरेस्पॉन्डिंग हर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 है। नाउ kq/r² हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये रहा हमारा ds, हाँ जी, मतलब आप कंप्लीट स्फीयर का एरिया देखिए, ये ds का एरिया s आ जाएगा, और ऑफ कोर्स s जो है वो सरफेस किसका है, स्फीयर का, तो ये q/k का वैल्यू 4πε0 r², और पूरा हाँ सरफेस एरिया 4πr², हाँ जी ना। आप देख लो 4πr² और 4π एंड r² कैंसिल, ये आ गया q/ε0। यस, हम लोग पता है गॉस थ्योरम पहुंच चुके हैं, और यही गॉस थ्योरम होता है क्या, वापस देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा सरफेस ऐसा नहीं है, हाँ जी, मतलब नहीं होता स्फीयर नहीं है, मेरा सरफेस कुछ ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, हाँ जी, और ठीक है, ये चलिए मैं S2 इसको लिख लेता हूं सरफेस, बट माइंड इट ये भी क्लोज है, हाँ,
और आप समझ रहे हो कि जो लाइनें इससे पास होंगी वही लाइनें इससे भी पास होंगी। जो लाइन आपका इस ग्रीन वाले सरफेस से पास होगा वो आपका ब्लैक वाले सरफेस से भी पास होगा। हाँ जी, तो देखिए कि अगर आप लिखोगे कि नॉट नेसेसरली कि ये हमारा स्फीयर होना चाहिए, इवन होना चाहिए, क्या ऐसा है ना कि ये जो आ रहा है फ्लक्स, ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लिखोगे तो वो इतना ही आता है। क्या मैं बोल रहा हूं? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता है। हाँ जी, और यही आगे चल के हम लोग गॉस थ्योरम लिख देते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आप स्फीयर भी बनाओगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये स्फीयर के सेंटर पर ही होना चाहिए, हम ऐसा भी बना सकते थे। हाँ जी, तो ये स्फीयर 3 मान लो, तो भी जितनी लाइनें इससे पास करेंगी उतना ही S2 से, उतना ही इससे भी पास करेगा। नहीं है, आप किधर भी लिखोगे सब, ग्रीन वाले से भी, ब्लू वाले से भी एंड ब्लैक वाले से, सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स। इसीलिए फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ये सभी के लिए इतना आएगा, राइट ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी का एप्लीकेशन 1-2 लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। है ना। सो देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through one face of a cube, one face of a cube corresponding to a charge, हाँ जी, placed at its center, right now। देखते हैं जो सॉल्यूशन का बात है ना, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। मैं आपको चलिए समझाता हूं कि क्या बोला जा रहा है और क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें एक क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। नॉर्मली आप रूम वगैरह में रहते ही हैं और आप रूम को थोड़ा इधर उधर भी है तो आप उसको क्यूबिकल एज्यूम करें, ठीक है ना। और उसके सेंटर पर रखा है चार्ज। एनीवे हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, और चार्ज जो है हमारा रखा हुआ है से कहीं पर, हम इसके इसके सेंटर पर है और दिस इज से सेंटर सी, है ना। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो क्या कि जो नेट आएगा क्लोज, तो चाहे वो कैसा भी क्लोज हो, वो Q इन अपॉन क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, यही आगे चल के हम लोग गॉस थ्योरम बोलेंगे, बिल्कुल यही स्टेटमेंट ही होता है। तो आप बताओ कि ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, जो ये हमारा क्यूब है, तो यही तो फ्लक्स क्यूब का है। हाँ, तो यही फ्लक्स तो 6 गो फेस का है। हाँ जी, 6 फेस का है। तो एक फेस का आ गया, एक फेस का अगर आप बात करेंगे तो वो आ गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। एंड आई होप कि बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसा आप ध्यान दे सकते हैं, जैसा बिहेवियर एक फेस का है सेंटर ऑफ क्यूब के रिस्पेक्ट में, वैसा ही दूसरे का, वैसे ही तीसरे का, वैसे ही चौथे का, है ना। तो सभी से इक्वल पास करेगा और ये चीज हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर मैं
एक और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं, है ना। लिखते हैं पॉइंट चार्ज Q is placed at a height half of side length of a horizontal स्क्वायर प्लेट, है ना। प्लेट कहां पर? डायरेक्टली above the center of plate, हाँ जी। Then find the electric flux. Then find the electric flux due to charge Q, हाँ, Q from the square plate. हाँ जी, आप ट्राई करिए। सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार ट्राई कर लो, राइट, है ना। ना देखिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, आप एक बार इसको देखने से पहले आप ट्राई कर लेना। एनीवे, मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर इसकी मैं सॉल्यूशन की बात करूं, देखिए अगर आप केयरफुली देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन, हाँ, यही है, एग्जैक्टली यही है। क्या? ये रहा हमारा स्क्वायर प्लेट, कौन सा? जो आपको नीचे नीचे में दिख रहा है, हाँ जी, हाँ, बोलिए, तो मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूं। ठीक है, और ये डायरेक्टली इसके सेंटर के हाफ डिस्टेंस पे आ जाएगा, हाँ जी। अगर इसका साइड लेंथ अगर हम ए लिखते हैं, बिल्कुल, तो जो उसका सेंटर आएगा वो डिस्टेंस से आपका चार्ज क्यू दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? a/2। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सेम ही है, बस उसकी जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है वो आपको घुमाया है, राइट ना। है ना। एनीवे, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ठीक है ना, और भी एक आध सिचुएशन देखते हैं या हम सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करता हूं, चलिए इतना ही ड्रॉ करते हैं, है ना, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एक डिस्क मानते हैं, ये डिस्क, बिल्कुल ये डिस्क है, हाँ, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, समझ रहे हैं? नहीं है, ये डिस्क है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। तो आपको समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसको A1 लिखता हूं, ठीक है ना।
तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है φ1 आई होप कि E इंटू ds हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, और वो E यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल लेंगे, ये ds आ जाएगा इसको, और आप देख ही रहे हो पूरा एरिया लिख दीजिए या AC लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आ रहा है E s cos 0 आ रहा है और E इंटू s आ गया, जो भी φ1 हो गया ना। दूसरा, अगर मेरा सरफेस ऐसा हो जाए, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए इस तरीके का, हाँ जी, मतलब डिस्क तो है लेकिन वो ऐसा टेढ़ा है, हाँ, तो आप बताओ कि जितना फ्लक्स इससे पास करेगा उतना ही फ्लक्स इससे पास करेगा। बिल्कुल, लाइनें तो देख के समझ में आ रही होंगी ना। हम इसी बात को क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा है ऐसा ये जो आपको दिया है ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये डिस्क ऐसा टेढ़ा है। तो आप ये बताइए कि अगर जैसे होता है ना कि हम इसी बात को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। अगर मैं प्रोजेक्टेड मतलब आप इधर से टॉर्च मारिए परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया इसी के बराबर आएगा। बिल्कुल यही होना भी है, समझ रहे हैं। A2 प्रोजेक्टेड, हाँ, जो किसके बराबर है, A1 के बराबर, ठीक है ना। प्रोजेक्टेड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, हाँ, एक तो आपको समझ में आना चाहिए इसका जो भी है प्रोजेक्टेड एरिया यही आएगा, बिल्कुल। आप टॉर्च मारो, जो साइडो आ रहा है वो प्रोजेक्शन होता है ना। हमने पहले भी आपको समझाया है कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है और कैसे लिखा जाता है। एनीवे, नाउ लास्टली अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा हो जाए, ये नहीं होता कि आप क्या बोलते हैं बॉल, हाँ, और जो भी है ऐसा हेमिस्फीयर या ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा है, और नॉट कि वो ऐसा रहे, आप उसको नहीं होता कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, पिचका दीजिए, तो भी मैं बोलता हूं कि अगर मैं, देखिए अगर मैं इधर से टॉर्च मारता हूं, ठीक है ना, तो जो डिस्क का शैडो आएगा वो भी सर्कुलर आएगा, राइट ना। जो आपका ऐसा सलांट वाला है, तो जो सलांट वाला है उसका भी तो आपका प्रोजेक्शन तो यही आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा ना। अगर नहीं होता कि एक बाउल है, उसको भी अगर आप टॉर्च मारेंगे तो उसका शैडो प्रोजेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, सर्कल ही आएगा, हाँ ना। अगर वो बॉल अगर नहीं होता कि थोड़ा मोड़ा हम लोग टेढ़ा कर दे, पिचका दे, तो भी अगर उस पे टॉर्च मारोगे तो उसका जो है, हाँ, ये सर्कमफेरेंस टेढ़े मेढ़े नहीं, ये फेस जो है। एनीवे, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका भी जो प्रोजेक्शन आएगा, A3 का भी जो प्रोजेक्शन आएगा, वो अगर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टेड, तो ऑफ कोर्स इसका भी जो शैडो आएगा वो यही आने वाला है, समझ रहे हैं, यही आएगा प्रोजेक्टेड, और ये आएगा आपका A1 के बराबर ही, ठीक है ना। सो फ्लक्स जो हम लोग लिखते हैं वो E इंटू आप ds बेटर रहेगा कि पता है क्या लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर, यहीं से शुरू हो जाता है, या ये यूनिफॉर्म रहा तो हम लोग ये s परपेंडिकुलर या इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं s प्रोजेक्टेड, हाँ, आप इस तरीके से लिखते जाइए, E इंटू s परपेंडिकुलर या प्रोजेक्टेड, है ना, E इंटू s प्रोजेक्टेड। एनीवे, जो एरिया चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए, और आप समझ ही रहे हैं कि φ1, φ2, φ3 ये सब बराबर हैं, राइट ना। देखिए, अगर बात आती है कुछ और क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट, कैलकुलेशन, अगर कुछ एंगल रहा कैलकुलेट करना, वो सब भी हम लोग कर सकते हैं।
हम उससे भी रिलेटेड आपको एक आध एग्जांपल बताएंगे। ऑफ कोर्स ये सारा स्टोरी तो हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं गॉस थ्योरम के लिए, और उसमें एक एक बात ये सब यूज भी होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम।